यहाँ एक क्वेश्चन है, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। हमारी 4 क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं? N, L, M और S। ठीक है, तो इनके लिए जो है किसके लिए? फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम, जिसके लिए Z क्या है? 37। Z यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 37 है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है रुबिडियम, तो हम जानते हैं किसी भी एटम का सबसे लास्ट शेल यानी अंतिम कोश क्या कहलाता है? वैलेंसी शेल कहलाता है। ठीक, तो वैलेंसी शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो हमें जो है रुबिडियम के लिए लास्ट शेल यानी वैलेंसी शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो है ऑल 4 क्वांटम नंबर्स यानी NLMS की वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर होगा C। और ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? Z = 37 यानी ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। हम जानते हैं किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी रुबिडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 37 होंगे। ठीक, अब हम रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक कितने? 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 4s 3d10 यहाँ तक 30 हो गए। 4p 5s, तो 4p6 यहाँ तक कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स हमारे? जो है 36 हो गए। यहाँ तक 20 हो गए थे, यहाँ 30, यहाँ कितने हो गए? 36। और ये है हमारे कितने इलेक्ट्रॉन? 37, यानी एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 5s में आएगा, यानी 5s1 हो जाएगा। इसका मतलब हमें इस 5s1 के लिए जो है ऑल 4 क्वांटम नंबर्स यानी चारों क्वांटम संख्याएं NLMS की वैल्यू हमें निकालना है। हमारी चारों क्वांटम नंबर्स क्या होती है? N, L, M और S होती है। ठीक, सबसे पहले हम N क्वांटम नंबर की बात करेंगे। हमारी जो फर्स्ट क्वांटम नंबर होती है जिसे हम N से डिनोट करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या या मेन क्वांटम नंबर, चीफ क्वांटम नंबर। ठीक, ये क्या करती है? फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है एटम में नंबर ऑफ शेल्स को यानी कोशों की संख्या बताती है। ये कोश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या बताती है? मुख्य क्वांटम संख्या एनर्जी लेवल्स को यानी शेल्स को यानी ऑर्बिट को बताती है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो n की वैल्यू क्या होती है? n के लिए फर्स्ट शेल है तो n = 1, दूसरा n = 2, इसको जो है 1 2 3 4 इंटीजर्स से हम डिनोट करते हैं। ठीक, 4 यहाँ पे n = 5। ठीक है ना, रुबिडियम में हमारे टोटल कितने? 5 जो है शेल्स होते हैं। इसे इंटीजर से या जो है K, L, M, N, O इससे भी प्रदर्शित करते हैं, इससे भी डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो यानी जो हमारी मेन क्वांटम नंबर है उसे हम N से डिनोट करते हैं और ये इस तरह से शेल्स को बताती है। ठीक है, फिर हमारी होती है दूसरी क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये किसको बताती है? इन शेल्स के अंदर ये जो शेल्स होते हैं, ठीक है ना, इनके अंदर जो सब शेल्स होते हैं, ठीक, उनको बताती है। और सब शेल्स क्या होते हैं? S, P, D और F। ठीक है ना, मैथमेटिकली SPDF को हम क्या कहते हैं? S को 0, P को 1, D को 2 और F को 3 कहते हैं। ठीक, तो ये शेल्स के अंदर जो ये सब शेल्स होते हैं इनको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या जो सेकंड क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं वो क्या बताती है? इन SPDF सब शेल्स को बताती हैं। तो ये क्या होते हैं? ये सब शेल्स इन शेल्स के अंदर होते हैं। ठीक, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं इनमें ये सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स को निकालने का फार्मूला होता है फ्रॉम 0 to, ठीक है ना, फ्रॉम 0 to n-1 ये फार्मूला होता है। ठीक, हम जानते हैं कि हर नीचे वाली क्वांटम नंबर अपने से ऊपर वाली क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। सीधी सी बात है कि ये जो सेकंड क्वांटम नंबर है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये अपने से ऊपर
मेन क्वांटम नंबर यानी चीफ क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगी। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पे n मेन क्वांटम नंबर के लिए n यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर हर शेल के लिए वैल्यू पुट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट शेल को हम क्या कहते हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n 3, n ये फोर्थ शेल और ये फिफ्थ शेल। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर n की जगह फर्स्ट शेल की वैल्यू, सेकंड शेल की, थर्ड शेल की वैल्यू रखेंगे तो हम देखते जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा कि इन शेल्स में ये सब शेल्स किस तरह से होते हैं। ठीक, लेकिन ये क्या होगा, फार्मूले से 0 से लेके n-1। देखिए हम n में सबसे पहले रखते हैं 1, तो क्या हो जाएगा n-1 में जैसे हम फार्मूले में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1-1, तो क्या आएगा 0। ठीक, यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए फार्मूले में हमने रखा तो क्या हो गया, ये 1-1 तो 0 आया, और 0 हम किसको कहते हैं, s को कहते हैं। ठीक है ना, यानी फर्स्ट शेल में सिर्फ s सब शेल होता है। ठीक, अब हम सेकंड वैल्यू रखेंगे। सेकंड कौन सी वैल्यू रखेंगे हम, सेकंड शेल के लिए n इज इक्वल टू 2, इसके लिए तो फार्मूले में हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n-1 में अगर हमने इसे रखा तो ये हो जाएगा 2-1, तो क्या आएगी वैल्यू, इसकी आएगी 1। लेकिन हमने क्या कहा, फार्मूले से 0 से n-1, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 0 और 1, यानी यहाँ पर s और p दो सब शेल होंगे, किसमें, सेकंड शेल में। तो सेकंड शेल में s और p दो सब शेल होते हैं। अब हम थर्ड के लिए देखेंगे। थर्ड के लिए यानी हम थर्ड शेल के लिए यानी तीसरे कोश के लिए n इज इक्वल टू 3 रखेंगे हम, तो फार्मूले n-1 में हम वैल्यू पुट करेंगे 3-1। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा 2 आएगा, लेकिन हम क्या फार्मूले के बेसिस पर 0 से लेके 2 होगा, यानी 0, 1 और 2, यानी क्या 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 हो जाएगा यहाँ पे थर्ड शेल में, s, p और d, तीन जो है सब शेल थर्ड वाले शेल में रहेंगे, यानी s, p और d। उसी तरह अगर हम ये रखते चले जाएंगे तो हमारे फोर्थ कोश के लिए क्या हो जाएगा, यानी 4-1, ये कितना हो जाएगा 3। तो 3 के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, 0 से लेकर n-1, यानी 0 से लेकर 3 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 0, 1, 2 और 3। 0 हमारा s है, 1 जो है p है, 2 d, हमारा f जो है 3 है, यानी फोर्थ शेल में क्या हो जाएगा s, p, t और f आ जाएगा। ये हमारी क्या होती है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होती है, जो शेल के अंदर सब शेल्स को बताती है। ठीक है, अब हमारी थर्ड क्वांटम नंबर की बात करेंगे हम। हमारी थर्ड क्वांटम नंबर होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम m से डिनोट करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या बताती है, जैसा मैंने बताया हर नीचे वाली क्वांटम नंबर अपने से ऊपर वाले पे डिपेंड करती है, यानी थर्ड जो क्वांटम नंबर होती है ये अपने से ऊपर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगी। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को बताती है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, ऑर्बिटल्स में, यानी हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स को बताती है, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं, पोजीशन उन ऑर्बिटल्स में इसको बताती है। तो हमारी ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताती है, जो सब शेल्स होते हैं उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस बताती है। ठीक, यानी ये किस पे डिपेंड कर रही है, SPDF यानी सब शेल वाले एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही है। ठीक, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला होता है -1 से लेकर क्या होता है +1 तक इंक्लूडिंग 0। ठीक, इसका फार्मूला होता है। तो जैसे मान लो हमारा एक सब शेल है S, ठीक, तो उसका क्या ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है उसके पास। ठीक है, तो उसके लिए क्या आता है, इसकी वैल्यू m की वैल्यू जो है 0 होती है, यानी m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम हमारे p सब शेल के लिए देखें m की क्या वैल्यू होती है। ठीक है ना, हमारे p सब शेल के लिए m की क्या वैल्यू होती है, हम जानते हैं p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया हमारा फार्मूला
तो फर्स्ट वाला जो ऑर्बिटल होगा ये -1, यानी इस फर्स्ट ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, -1, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उनकी पहचान कर सकते हैं, जैसा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस बताती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन -1 में है तो ये ऑर्बिटल क्या होगा, -1, और ये क्या होगा, +1, जैसा हमारे फार्मूले से है, लेकिन इंक्लूडिंग 0, यानी बीच वाला ऑर्बिटल क्या होगा, 0 होगा। कि यहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन है तो हम इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि किस पोजीशन में, -1 में है इलेक्ट्रॉन, 0 में है कि +1 में हो। इसी तरह हम डी के लिए देखेंगे। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे फार्मूले से, ये -2 और ये +2, ये -1, ये +1 और ये 0। ठीक, तो यहाँ पर इन अलग अलग ऑर्बिटल्स के 5 ऑर्बिटल्स के नाम क्या हो जाएंगे, -2 -1 0 +1 +2। उसी तरह ये एफ के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम निकाल सकते हैं। एफ के लिए क्या हो जाएगी, एफ में जो है हम जानते हैं 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, तो यहाँ -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मौजूद है, कहीं पे भी प्रेजेंट है, हम उसको जो है उस ऑर्बिटल को पहचान कर सकते हैं। यह हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का ज्ञान कराता है, पता बताता है। ठीक, अब हमारी फोर्थ क्वांटम नंबर हम देखेंगे। हमारी फोर्थ क्वांटम नंबर होती है स्पिन क्वांटम नंबर। इसे हम एस से डिनोट करते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पिन यानी ये इलेक्ट्रॉन्स के घूमने से रिलेटेड है। ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जो है स्पिन कर रहा है, या घड़ी के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज जो है स्पिन कर रहा है, ये हमको बताती है। ठीक, तो जैसा हमने बोला कि हर नीचे वाली क्वांटम नंबर अपने से ऊपर वाले पे डिपेंड करती। तो हमने जो है शेल्स के अंदर सब शेल्स एसपीडीएफ को देखा, फिर सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स से थे उनको देखा। अब ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है अब हम उनकी बात करेंगे। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो एस ऑर्बिटल होता है हमारा वो 1 होता है, और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनको अगर कम्प्लीटली भर दें तो एस में 2, पी में 6, डी में 10 और जो है एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एस में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में जो घूमता है उसे हम क्या बोलेंगे, +12। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन घड़ी की डायरेक्शन में स्पिन करेगा उसको हम +12 कहेंगे, और जो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम -12 कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम देखेंगे तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, +12 बोलेंगे उसकी स्पिन, और बाद वाले की हम क्या कहेंगे, -12 स्पिन कहेंगे। इसी तरह अब हम अगर पी में देखें, पी में क्या होते हैं हमारे, पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड कर दें, इसको एक एक करके भरे जाते हैं हाफ पावर रूल से। तो पहले वाला +12, बाद वाला -12, पहले वाला +12, बाद वाला -12, पहले वाला +12, बाद वाला एंटी क्लॉकवाइज यानी -12। ठीक है, अब हमें हमारी चारों क्वांटम नंबर्स पता चल गई, इनके बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब इस बेसिस पर हम जो हमारा क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे। तो हमारे पास क्या था, 5s1 यानी वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, और हमें इसके बारे में चारों क्वांटम नंबर्स बतानी थी। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर क्या, कि जो है 5 है, यानी रुबिडियम का सबसे लास्ट शेल क्या है, 5 है। तो हम जानते हैं कि जो n होती है वो किसको बताती है, n किसको बताती है, मेन क्वांटम नंबर को यानी शेल्स को। तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। ठीक, l हमारी किसको बताती है, सब शेल्स को बताती है, एसपीडीएफ को। तो यहाँ पर क्या है, s है, और हम जानते हैं s क्या होता है हमारा, 0 होता है, P1 D2 और F3, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, S 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
तो हम जानते हैं कि एस में क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से एस के अंदर एक जो ऑर्बिटल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो कहते हैं, m इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर p होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, -1 से लेके +1 तक इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो चूंकि यहाँ एक ही ऑर्बिटल है तो वो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू ज़ीरो। इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन हमने अभी देखा था कि जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस तरह से बताता है। तो एक ही ऑर्बिटल हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ m भी इसके लिए ज़ीरो हो जाएगी। अब बात किसकी है, फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर की। तो हमें पता है 5s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी s सब शेल में के ऑर्बिटल में, तो s सब शेल के ऑर्बिटल में हम एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इसको हमने फिल कर दिया। तो सीधी सी बात है, पहला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम बताते हैं घूमता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज के लिए स्पिन +½ हो जाएगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, +½ तो हमारा यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, +½ ठीक है। ये हमारी जो है ऑल फॉर क्वांटम नंबर, जिसका आंसर जो है सी था, ये हमारे पास में ये आ चुकी है, ठीक है। NLMS चारों क्वांटम नंबर्स 5, 0, 0, +½ थैंक्स फॉर वॉचिंग।